Bismillahirrahmanirrahim. How to diagnose bleeding disorder and coagulation disorder. ब्लीडिंग डिसऑर्डर मेनली प्राइमरी हीमोस्टेसिस को इन्वॉल्व करते हैं, ओके, एंड प्लेटिलेट डिसऑर्डर को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर क्लॉटिंग फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। अगर प्लेटिलेट डिसऑर्डर का मसला है तो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, क्यूटेनियस ब्लीडिंग होती है, एपिस्टेक्सिस होता है, म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है, मिनोरेजिया होता है। जबकि उस केस में क्लॉटिंग फैक्टर के डिजीज़ के अंदर इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग होती है, हीमाटोमा होते हैं, मसल हीमाटोमा, हीमार्थ्रोसिस होता है। ओके, तो सपोज़ आपके पास पेशेंट आया ब्लीडिंग का, चाहे वो सुपरफिशियल ब्रूजिंग का, एपिस्टेक्सिस का, मिनोरेजिया का है या फिर हीमाटोमा या हीमार्थ्रोसिस का है। सबसे पहले आपने चेक करना है ब्लीडिंग टाइम को। अगर ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है या एलिवेटेड है, अगर ब्लीडिंग टाइम एलिवेटेड है, दैट मीन्स कि ये डिसऑर्डर ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस है। ओके, तो ब्लीडिंग टाइम एलिवेटेड है। नेक्स्ट आपने जाना है दो वेरिएबल पर, वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है मेनली फैक्टर 7 के लिए होता है, और जो एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये फैक्टर 8, 9, 11 के लिए स्पेसिफिक होता है। तो आपने ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल मिला, सॉरी ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा था, आपने देखा प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ज़्यादा हुआ है, दैट मीन्स के फैक्टर 8 का मसला चल रहा है और ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि ये वॉन विलिबरेंट डिजीज़ है। अगर ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल है, दैट मीन्स के प्लेटलेट का क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, दैट मीन्स के आईटीपी या टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा या हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। आपके पास पेशेंट आया है, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी ज़्यादा है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी ज़्यादा है, डी डाइमर भी ज़्यादा है, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, फिब्रिनोजेन कम है, तो ये डीआईसी का केस है, जो ट्रॉमा, सेप्सिस, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन लाइक प्रीक्लैम्सिया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, ओके, इनकी वजह से होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से होता है। तो ये तो हो गया ब्लीडिंग टाइम का। अगर ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, दैट मीन्स कि सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का क्लॉटिंग फैक्टर का मसला है। फिर आपने वही चीज़ें चेक करनी है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक एपीटीटी। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा हुआ है, ओके, लेकिन एपीटीटी नॉर्मल है, तो डैट मीन्स कि पॉइजनिंग हो गई है वारफेरिन की, क्योंकि वारफेरिन 2 के साथ 9, 10 फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को अफेक्ट करता है। ओके, तो मेनली प्रोथ्रोम्बिन टाइम अफेक्टेड होगा इस केस में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है लेकिन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ज़्यादा हुआ है, दैट मीन्स के फैक्टर 8 का या फैक्टर 9 का मसला है। हीमोफीलिया ए या बी या हेपेरिन का हो सकता है, क्योंकि हेपेरिन भी फैक्टर 8 को अफेक्ट करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 के ज़रिए। ओके, तीसरा केस है प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी ज़्यादा है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी ज़्यादा है। ओके, तो इस केस में क्या मसला हो सकता है? इस केस में अगर दोनों साइडों पे आपको देखने को मिला, तो फिर आपने क्या कहना है, विटामिन के की डेफिशिएंसी लिख लेनी है। विटामिन के की डेफिशिएंसी होता है लीवर के डिजीज़ के अंदर, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी में 2 के साथ 9-10 अफेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या होगा, जो फैक्टर 7 होता है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए, और जो फैक्टर 9 होता है वो एपीटीटी टाइम के लिए स्पेसिफिक होता है। वैसे विटामिन के डेफिशिएंसी और वारफेरिन मीन्स एक जैसी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं।